जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 140 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो जो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में आप वीडियो को शेयर कर दें। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए टेलीग्राम चैनल पर ही इसका PDF जो है अपलोड कर दिया गया, ठीक। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक। और आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि 1 वाट का बिजली यानी कि एक जो है 100 वाट का बिजली का बल्ब है जो कि 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा कितना होगा, ठीक। सबसे पहले देखिए कि इसमें देखिए सबसे पहले कि कितना ये जलता कितना है, मतलब कितना वो किलो वाट आवर ये जला है। तो देखिए यहाँ जो है आपको 100 वाट का बल्ब है, ठीक। ये कितना देर जला है तो 10 घंटा जला है। तो यानी क्या हो गया कि आपको 1000 वाट आवर हो गया, ठीक। ये 1000 वाट आवर इसने खर्च किया, ठीक। देखिए 1000 वाट आवर को जो हम किलो वाट आवर में बदलते हैं, देखिए 1000 बराबर होता है आपको 1 kg, यानी क्या हो जाएगा हमको 1 किलो वाट आवर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जो 1 किलो वाट आवर होता है ये जो है ना आपको 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना, तो 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या करा है कि 5 रुपया प्रति यूनिट की खर्चा है, तो 1 यूनिट इसने जलाया है तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, यानी कि 5 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण क्या है, ठीक ना। देखिए WHO के अनुसार क्या कहा गया है कि कोई एक नगर है, ठीक, उसके लिए सुरक्षित ध्वनि का प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए, ये आपको 45 डेसिबल तक होना चाहिए, ठीक। देखिए उसमें दिया तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न हो। देखिए जब दो लोग बात करता है तो कितना डेसिबल होता है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे जैसे ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापते हैं, ठीक। आप देखिए देखिए फुसफुसाहट में अगर कोई बात कर रहा है तो ये 15 से 20 डेसिबल ध्वनि निकलेगा, ठीक। और साधारण बातचीत कर रहा है तो ये 30 से 60 निकलेगा। और गुस्सा में बातचीत कर रहा है तो ये आपको 70 से 80 निकलेगा। और ट्रक मोटरसाइकिल जा रहा है तो वो 90 से 95 निकलेगा। और यंत्र और कारखाना में जो है ना 100 से 110, और ऑर्केस्ट्रा में 110 से 120, और जेट विमान में 140 से 150 डेसिबल तक का ध्वनि निकलता है, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहा है, देखिए जब असाधारण बातचीत होता है ये दो लोग जो आपस में बात कर रहा है तो साधारण बातचीत ही करेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 30 डेसिबल, यानी कि 30 से 60 डेसिबल होता है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा लगभग 30 डेसिबल, ठीक। इस ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए टेलीविजन को जो हम दूर से नियंत्रण करते हैं तो किसके द्वारा, तो रिमोट के द्वारा करते हैं, ठीक। तो रिमोट में जो है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो आपको अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवरक्त, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, ठीक। कथन एम का है कि रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, ठीक। आर का है कि रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, ठीक है। देखिए रेडियो तरंग है इसका प्रकृति कैसा होता है तो विद्युत चुंबकीय होता है, ठीक। और देखिए ए मतलब कथन ए में क्या कहा है, देखिए कथन ए में कहा है कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, ठीक ना, बंकित हो जाती है, जो कि गलत दिया हुआ है, ठीक ना। तो केवल इसका क्या जाएगा आर सही है और ए गलत है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में जाती है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आती, यानी कि परमाणु का ईंधन इस समय से कौन है, ठीक। ए में कैडमियम दिया हुआ है, बी में थोरियम, सी में प्लूटोनियम और डी में यूरेनियम दिया हुआ है, ठीक। तो इस समय से कौन है देखिए परमाणु के ईंधन, देखिए थोरियम प्रयोग में आता है, यूरेनियम भी आता है और प्लूटोनियम भी आता है, ठीक ना। लेकिन जो ये आपको कैडमियम ये प्रयोग नहीं आता, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये जो है ना कैडमियम का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये आपको मंथन के रूप में परमाणु रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, ठीक ना। यानी कि जो बल्ब होता है बल्ब में एक कुंडली नुमा लगा रहता है अंदर में, तो ये किस चीज़ का रहता है ये फिलामेंट, तो ये रहता है आपको टंगस्टन का, ठीक। इसका उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टंगस्टन, ठीक ना। देखिए टंगस्टन को खोजा कौन था, तो ये खोजा था आपको टॉरवर्न बर्गमैन ने खोजा था, ठीक। टॉर्नबर बर्गमैन ने, तो ये कब खोजे थे, तो ये 1781 ईस्वी में खोजे थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए, यानी कि अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज कौन सा ऐसा खनिज है जो कि अणुशक्ति से संबंधित नहीं है, ठीक। तो देखिए इस समय से कौन है, देखिए क्रोमियम है, मोनाजाइट है,
थोरियम है, बेरिलियम है और क्रोमियम है। देखिए क्रोमियम क्या है कि अणुशक्ति में इसका प्रयोग नहीं किया। देखिए थोरियम का भी किया जाता है, मोनोजाइट का भी होगा, बेरिलियम का भी किया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं कि प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी को डीसी में बदलना है। ठीक, ये कि किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये आपको रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेक्टिफायर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है। ठीक, देखिए यूरेनियम तो ईंधन है ही, थोरियम भी ईंधन है और रेडियम भी ईंधन, लेकिन हीलियम क्या है तो ये ईंधन नहीं, क्योंकि देखिए एक प्रकार क्या है आपको अक्रिय गैस है। ठीक, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है और चमकता है, तो इन दोनों में से किस बल्ब का उच्चतर अवरोध होगा। ठीक, उच्चतर अवरोध किस में होगा। ठीक, देखिए क्या होता है कि देखिए कोई भी बल्ब ज़्यादा चमक रहा है इसका मतलब क्या, उसमें पावर ज़्यादा है, जो कम चमक रहा है उसमें पावर कम है। यानी कि जो पी होता है, पी यानी कि शक्ति, ये आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है आर का, यानी कि जो बल्ब में आर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, यानी कि पी उसका कम होगा, यानी कि वो कम चमकेगा। ठीक, और जिसका आर कम होगा वो क्या, उसमें पी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक ना, तो यह क्या कर रहा है कि एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे में से अधिक चमक रहा है। ठीक ना, तो इन दोनों में से किस बल्ब का उच्चतर अवरोध किस में होगा, कि जो कम चमकेगा, यानी कि जो कम चमकेगा, यानी कि जिसका आर ज़्यादा है तो उसका पी क्या होगा, कम होगा, यानी कि जो कम चमकेगा उसका अवरोध मतलब उसका जो है उच्चतर अवरोध होगा। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मंद रोशनी वाले बल्ब में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से। देखिए इनपुट डिवाइस जो है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कौन सा है, तो ये है आपको कीबोर्ड है। ठीक, देखिए कीबोर्ड जो होता है ये आपको इनपुट डिवाइस है जो कि सबसे ज़्यादा आजकल प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हीलियम के नाभिक में होता है। देखिए हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होता है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ये आपको नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक, ये देखिए किस ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। ठीक, ए में कहा है कि न्यूट्रॉन प्रेषित नाभिकीय अभिक्रिया, बी में कहा है तारों में ऊर्जा का उत्पन्न नाभिकीय विखंडन का है। ठीक, नाभिकीय विखंडन जो है तारे में तो नहीं होता है। ठीक, ये तो गलत है। ठीक, आप देखिए सी में कहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो कि बिजली उत्पन्न करता है, ये भी सही है। टीम जो है कि एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना चाहिए, आपको नाभिकीय विखंडन के कारण ही होता है। देखिए न्यूट्रॉन प्रेषित नाभिकीय अभिक्रिया ये भी जो नाभिकीय विखंडन के कारण होता है। ठीक है, ये हमसे पूछा है कौन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो यही संबंधित नहीं है कौन, ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है आपको नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक, लेकिन यह विखंडन का है तो ये गलत हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है आपको ऋणात्मक आवेश होती है, इसमें कौन है देखिए ऋणात्मक आवेश है। देखिए एम दिया है आपको अल्फा किरण। ठीक, देखिए अल्फा किरण क्या होता है, ये आपको अल्फा कण का बनाता है। ठीक, तो अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण आपको पॉजिटिव होता है, यानी कि अल्फा कण भी पॉजिटिव हो गया और अल्फा किरण भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नियम से क्या पूछा है किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, देखिए डी में आपको गामा दिया है, तो गामा क्या है, तो आवेश हित होता है, मतलब आवेश इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, क्या होता है, आप ओ अनावेशित होता है, क्या अनावेशित होता है। ठीक, इसमें क्या होता है आपको ये आवेशित होता ही नहीं है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन सी में देखिए बीटा किरण है, तो ये बीटा किरण जो है सी में ये क्या है आपको, तो निगेटिव होता है, यानी क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है। ठीक, देखिए सब में से कौन है कि सबसे गलनांक ऊंच है। देखिए एम दिया है बोरोन, बी में दिया है लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और ई में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, देखिए इसमें कहता है कि देखिए कोई भी ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक क्या होता है कि वह तापमान है जिस पर कि वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, उससे गलनांक कहते हैं। ठीक है, और गलनांक पर ठोस और द्रव प्रवस्था जो है समवस्था होती है। ठीक है, और बोरोन का गलनांक कितना होता है, ये आपको 2453 केल्विन, एल्युमिनियम का होता है आपको 933 केल्विन और सिलिकॉन का होता है 1693 केल्विन तथा लोहा का होता है 1808 केल्विन। ठीक है, अतः क्या हुआ कि बोरोन का गलनांक क्या है सबसे अधिक, देखिए 2453 है बोरोन का, तो यही सबसे अधिक हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोरोन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किसके। देखिए लोहे को जो है ना जंग रोधी बनाने के लिए कि जैसे लोहा देखिए नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है वो तो वो संक्षारण होता है। ठीक है, उसको संक्षारण से बचाने के लिए उसको जो है ना गैल्वेनाइज किया जाता है। गैल्वेनाइज क्रम में क्या किया जाता है कि उस पर जो है जस्ता का परत चढ़ाते हैं। ठीक, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जस्ते की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षय कारकों में आवश्यक है, यानी कि लौह धातु के क्षय कारक मतलब कि ये लोहा को जो है ना संक्षारित करने में कौन है जो कि आवश्यक है। ठीक, देखिए लोहा जो संक्षारित होता है तो किसके उपस्थिति में होता है, तो आप देखिए ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में होता है। ठीक, जिसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन तथा नमी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या, यानी कि विद्युत ऊर्जा को हमको यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। ठीक, तो ये आपको विद्युत मोटर ऐसा करता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए विद्युत मोटर क्या होता है,
देखिए ये मोटर है, इसका क्या होता है, पंप लगा रहता है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से देखिए आप पानी दीजिएगा, मतलब सॉरी इसमें क्या दीजिएगा, बिजली दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो क्या इधर से पानी निकलता है, ठीक है। बिजली क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा होगा, ठीक है। पानी जो निकल रहा है क्या आपको यांत्रिक ऊर्जा हुआ, ठीक है ना। यानी क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, तो कौन है, तो विद्युत मोटर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, ठीक। ए नंबर दिया है कि प्लेग चूहा सोता है, सही बात है। बी में दिया है रेबीज कुत्ता काटता है, ये भी सही है। सी में दिया है कि टेप पर जो है सुअर के से होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए टेप वर्म जो होता है ये सुअर के जो अधपका मांस खा लेता है उससे टेप वर्म हो जाता है, ठीक। तो ये भी सही है। लेकिन डी में देखिए पोलियो दिया है बंदर से, ये गलत है। देखिए पोलियो जो आपको ये बंदर से होता है, क्योंकि ये क्या है आपको, तो ये आपको वायरस जनित रोग है, ठीक है। ये वायरल डिजीज है, ठीक। तो वायरल डिजीज इसमें कौन सा वायरस से ये होता है, तो ये होता है आपको पोलियोमेइलाइटिस, ठीक ना। पोलियोमेइलाइटिस नामक वायरस से होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही जोड़ी गलत है, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। देखिए रोग कौन कौन है, देखिए डिप्थीरिया है, छोटी माता है और चेचक है, ठीक। देखिए इसके बारे में कहा है कि उपयुक्त कथनों में से किस रोग का भारत में क्या उन्मूलन हो गया, यानी कि भारत में जो है किस रोग का उन्मूलन हो गया इस समय से। ये समय से देखिए कौन सा रोग है जो है चेचक, इसका जो है ना आपको उन्मूलन हो चुका है भारत में, ठीक। नहीं किसका उन्मूलन हो चुका है, तो चेचक का, ठीक। तो देखिए चेचक यानी कि केवल 3 ही इसका सही हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3, ठीक ना। देखिए अभी तक में कौन कौन बीमारी जो है भारत में क्या हो गया आपको, तो उन्मूलन हो चुका है। तो वो देखिए चेचक है, चेचक हो गया, गिनी वर्म और पोलियो, ठीक। पोलियो, ठीक, इस सब का क्या हो गया, उन्मूलन हो चुका है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है किसके। देखिए HIV देखिए कैसे फैलता है, देखिए HIV संक्रमित रक्त से है, इससे फैलेगा ही। बीम जो है कि बिना उबली हुई सुई का प्रयोग, ठीक है। जैसे कोई HIV संक्रमित लोग है उसको सुई पर उस सुई को जो नहीं उबालेंगे तो उसको प्रयोग करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। सी में मच्छर काटने, नहीं मच्छर काटने से तो HIV नहीं होगा। डी में असुरक्षित यौन संबंध से, ये भी सही है, क्योंकि देखिए असुरक्षित यौन संबंध से क्या होता है कि HIV रोग फैलता है, ठीक है। यहाँ पूछा है कौन किससे नहीं फैलता है, तो मच्छर काटने से नहीं फैलता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर क्या होता है। परमाणु रिएक्टर क्या होता है, ये जो परमाणु रिएक्टर एक प्रकार क्या है, आपको आणविक भट्टी है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है कहा है कि वह भारी नाभिकों के विखंडन के संतुलन पर कार्य करता है, ठीक है। लेकिन नाभिकीय संलयन के बारे में कहा है, ठीक। लोगों कह रहा है कि भारी नाभिकों के विखंडन पर, नहीं ये गलत है। क्योंकि देखिए नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जैसे देखिए 2 हल्का नाभिक रहता है, ये मिलकर एक भारी नाभिक का बना लेता है, ठीक। भारी नाभिक का विखंडन नहीं हुआ है, ठीक नहीं, संलयन हुआ है, ठीक ना। तो ये गलत है, ठीक। अब देखिए दूम का है कि साधारणतः उनकी टोकमाइक डिजाइन होती है, ठीक है। टोकमाइक डिजाइन होती है नाभिकीय संलयन रिएक्टर का, ठीक। 3 में कहा है कि वह बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करता है, ठीक। तो बहुत अधिक तापक्रम पर वो कार्य करता है, तो हाँ कार्य करता है, ठीक। इसका ये भी सही है, ठीक नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 सही है, ठीक। ये किस ऑप्शन दिया, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो, आई होप सभी को सारा प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखें तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।